Okay, so let's start at the modern history session and welcome to my YouTube channel PSC पंचायत एंड यहाँ पे मैं वैभव आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से क्वेश्चन करना चाहूँगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द मॉडर्न हिस्ट्री? व्हाई वी कंसिडर्ड मॉडर्न हिस्ट्री? मतलब हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, बट हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? दैट्स माई क्वेश्चन इज क्यों? क्यों अगर औरंगजेब की डेथ की बात करते हो तो औरंगजेब की डेथ में क्या एडी और बीसी का इस्तेमाल नहीं करते हो? औरंगजेब की 1707 एडी डेफिनेटली करते हैं ना, कुछ करते हैं ना। और जब अगर हम किसी और चीज़ की बात करेंगे तो हम उस पर बीसी लगाते हैं। ज, सबसे फर्स्ट ये समझो कि एडी एंड बीसी का इस्तेमाल कैसे होता है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्या होता है? देखो, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट, ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है? क्या होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, और क्या होता है? रिलीजियस एस्पेक्टेड है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं दिखाता है, वो एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पे रिलीजियस ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होती है। वो एक कॉमन टाइम पीरियड का इंटरवल है, मतलब चेंजेस है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि टुडे इज 2023 चल रहा है एंड आज से 20,023 साल पहले, अप्रॉक्सीमेट 2023 ईयर्स पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। ठीक है, एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद चीज़ें चेंजेस में आती हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट, क्रिश्चियनिटी को अगर हम स्पेसिफिक कहा जाए तो उस चीज़ों का एक मतलब कहना चाहिए एक सनराइज होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ए डी बी सी ये जो टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स की क्लैरिटी आपके एग्जाम्स के लिए होनी चाहिए। ये एक बेसिक है। एग्जाम्स में नो डाउट कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या बोलते हैं, आई मीन कि ये नहीं पूछा जाएगा कि बी सी और ए डी का डिफरेंस क्या होता है। बट एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज एपॉक, व्हाट इज एरा। ठीक है, एरा से क्वेश्चन आ चुका है, एरा क्या होता है, एपॉक क्या होता है। इनसे पूछा जाएगा। ये क्लास 11th की ह्यूमन ज्योग्राफी की जो फंडामेंटल ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में ये चीज़ें मेंशन है। उसमें एक टेबल बनी है, उस टेबल में ये चीज़ें मेंशन है, जिससे पीरियड्स के बारे में बताया जाता है, कौन सा पीरियड कब चल रहा था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। एरा पहले आया, मतलब उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, लेट्स कम टू द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। हम मेडिवल इरा की जो सल्तनत थी, मेडिवल इरा की सल्तनत से निकल के अब हम एक नए सन की बात कर रहे हैं। द थिंग इज दैट कि एक नए एम्पायर की बात कर रहे हैं। वो एम्पायर पुरानी लड़ाई झगड़ों की तरह नहीं होता, अब वो डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ाई झगड़े करता है। वो पुराने चले आ रहे जो वेपन्स हैं उन पे बेस्ड नहीं होता, अभी न्यू वेपन्स, गन, कार्ट्रिज, इन पे डिपेंडेंट होता है। न्यू वेपन्स जैसे कि जहाँ पर लैंसेट पड़ा था, द गन लैंसेट, लैंसेट से डिपेंडेंट रहता है। गन कार्ट्रिज पे डिपेंडेंट रहता है। हमने पढ़ा था ना, लड़ाई होती है हमारे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या होता है, किस चीज़ के लिए लड़ाई होती है? इनफील्ड कार्ट्रिज, जिसपे हमने बताया था कि सुअर की या फिर काऊ की चर्बी रहती है। वो एक र्यूमर फैला था सोसाइटी पे, एंड उस सोसाइटी पे वो जो र्यूमर फैला था जिसके कारण लड़ाइयाँ हुई थी, विद्रोह हुआ था, द रेबिलियन। तुमने पढ़ा था। हमने आपको एक दिन और एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिबेल एंड द टेररिस्ट। आप बोलते हैं ना द नक्सलाइट्स को हम बोलते हैं आर्म्ड रिबिलियन, तो हम उसको आर्म्ड रिबिलियन क्यों बोलते हैं, एंड टेररिज्म क्या है? दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। हर जो हमको यहाँ पे सोसाइटी में गोली मार रहा है या लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, वो टेररिस्ट नहीं है। हम कुछ लोग को आर्म्ड रिबिलियन भी कहते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आर्म्ड रिबिलियन एंड द टेररिस्ट? ओके, देखो जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ने जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको मतलब रिकॉल करनी पड़ती है, या कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, टेररिस्ट जो होता है, टेररिस्ट का जो कॉज होता है, वो टेररिस्ट का मतलब जो रीज़न होता है, टेररिज्म के पीछे जो रीज़न होता है, वो रीज़न सेल्फ सेंटर्ड होता है। मतलब वो अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार करने के लिए लड़ाई करता है या फिर गन उठाता है। उसके पीछे कोई एक फ्रूटफुल कॉज नहीं होता है, जैसे कि धर्म का प्रचार प्रसार करना।
किसी एक पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार करना, किसी एक अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना, सच काइंड ऑफ पीपल्स आर कंसिडर्ड एज अ टेररिज्म। जो आप अपनी बात ना, अपनी बात को बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, एंड दी ऑल आर दी अदर पीपल्स आर द आउटसाइडर्स और मे बी द अलाइन पीपल्स, एंड ऑल दी अलाइन पीपल्स क्या है यहाँ पे, डेंजरस पीपल है, उन सबको मार दो या फिर कन्वर्ट कर लो। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज अगर कोई प्रमोट कर रहा है, इज कंसिडर्ड एज अ टेररिस्ट एक्टिविटीज। फिर हम क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, क्या बोलते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म के नाम पे आतंकवाद तो फैलता है ना। दैट्स अ पॉइंट। तो टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म सेल्फ सेंटर्ड होता है। हाँ डेफिनेटली, वर्ल्ड में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो अहिंसा को प्रमोट करता है। एवरीवन इज प्रमोटेड व्हाट, पागल हो क्या, उल्टा है थोड़ा, अहिंसा को प्रमोट किया जाता है, हिंसा को थोड़ी प्रमोट किया जाता है। तुम लोग यार थोड़ा दिमाग कॉन्शियस रहो ना। वो क्या है, जानबूझ के ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आपको दी जाती ताकि आप समझो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब, ठीक है। वैन वी प्रमोट द पीस एंड प्रोस्पैरिटी, दैट इज अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। ये हमने हमारे यहाँ के वेदों से लिए थे, ये हमारे, और हमारे यहाँ पे जो जैन धर्म है, जैन धर्म इस चीज़ को प्रमोट करता है, ठीक है। हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि जो बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये लोग अहिंसा को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। पीस एंड प्रोस्पैरिटी को प्रमोट करते हैं, लड़ाई झगड़े को प्रमोट बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। फ्लो फ्लो में तुम लोग तो हिंसा बोल दिए। लेट्स स्टार्ट द मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को लेके अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग अपना अपना क्या है, इंटरप्रिटेशन है। विपिन चंद्रा का कहना है कि मॉडर्न हिस्ट्री तब स्टार्ट हुई जब औरंगजेब की डेथ हुई, क्योंकि औरंगजेब तब हमारे यहाँ पे रूल पे आता है जब मेडिवल एरा बीच में रहता है। मेडिवल एरा में हमने सल्तनत का टाइम पीरियड पढ़ा, सल्तनत में हमने सल्तनत के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे जस्ट आगे कि जो सल्तनत का टाइम पीरियड है, सल्तनत स्पेशली दिल्ली सल्तनत की हम बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे रूलर्स आते हैं, बहुत सारे इन्वेडर्स आते हैं, and ये सारे इन्वेडर्स कहाँ से आते हैं हमारे यहाँ पे, सेंट्रल एशिया से आते हैं, है ना, सेंट्रल एशिया से आते हैं, नो डाउट सेंट्रल एशिया से आते हैं। और वो हमारे यहाँ पे आके किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, हमारे वो देखिए, कोई भी इन्वेडर्स जब हमारे इंडिया पे आता है तो वो तीन चीज़ों के लिए आता है, ठीक है। एक पैसे के लिए, शोहरत के लिए, पैसा और शोहरत। एक होता है नेम, द ग्लोरी, वो ग्लोरी के लिए आता है, ठीक है। और एक होता है क्या, धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तीन चीज़ों के लिए कोई भी हाँ आक्रमण करता है आपके ऊपर, ठीक है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या रहता है, अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, या फिर इकोनॉमिक अपने धर्म को प्रमोट करने की बात करेगा, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक मतलब जैसे हम पैसा बोलते हैं, धर्म, और क्या बोलेगा, अपना मान सम्मान को प्रमोट करने की बात करेगा, ठीक है, द ग्लोरी। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि औरंगजेब की डेथ कब हुई। डेफिनेटली, नो डाउट, 1707 पे औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब की डेथ के बाद गद्दी पे कौन आया, बहादुर शाह, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। ये समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहादुर शाह कौन, जैसे आपसे कभी कभी हिस्ट्री में पूछा जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, कि भैया मोहम्मद गौरी ने लड़ाई की, किसके साथ लड़ाई की, किसके साथ लड़ाई की मोहम्मद गौरी ने, इतना सोचना पड़ रहा है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की ना, अभी भी डाउट है। अरे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की थी, जो दिल्ली के राजा थे, पृथ्वीराज चौहान। और फिर यहाँ पे आगे चल के कौन सी किंगडम स्टैब्लिश होता है, कौन सा किंगडम स्टैब्लिश होता है हमारे यहाँ पे, स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, मामलुक को छोड़ा जाता है। क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि मामलुक कौन होते हैं, मामलुक टर्की के वो सोल्जर्स होते हैं जिनको स्लेवरी के नाम पे भर्ती किया जाता था, वो स्लेव हुआ करते थे, बट वो आर्मी में हुआ करते थे, ठीक है। एंड उनको हम कुछ पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं जिसमें बोलते हैं मामलुक, MAMLU के मामलुक, ठीक है। तो मामलुक कौन हुआ करते थे, टर्की स्लेव्स हुआ करते थे। तो जब वो कहीं भी जाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती तो मामलुक को छोड़ा जाता, तो उसको मामलुक हिस्ट्री भी बोली जाती है, मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, विपिन चंद्रा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, 1707 से स्टार्ट हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो बहादुर शाह आते हैं और बाकी के जो रूलर्स आते हैं,
इन सारे रूलर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मॉडर्नाइज चीज़ों को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया क्योंकि ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहते हैं, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे चीज़ों को मैकेनाइज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स ने 3 फेज़ लेके आए थे, द मर्केंटल फेज़, द इंडस्ट्रियलिस्ट फेज़ एंड द कैपिटलिस्ट फेज़। इन तीनों फेजेस में हम तीनों फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। इन तीनों फेजेस में वो बहुत सारे चेंजेस करते हैं हमारी सोसाइटी में। सो समहाउ वी कैन कंसीडर दैट कि मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड औरंगजेब की डेथ के बाद होता है, क्योंकि उस टाइम के पीरियड से पूरा इंडिया कई हिस्सों में डिवाइड होता है। औरंगजेब के टाइम पीरियड में तो अंडर दी वन अम्ब्रेला मुगल्स, उनके झंडे के नीचे पूरा इंडिया रहता है। बट आफ्टर दैट हमने फाइंड आउट किया कि भैया मराठास पावर पे आ रहे हैं, हैदराबाद पावर में आ रहा है, मैसूर पावर में आ रहा है, अपन पढ़ते हैं बंगाल पावर में आ रहा है, अवध पावर में आ रहा है, सेंट्रल इंडिया पावर में आ रहा है। अलग अलग रीजन, अलग अलग लोग पावर में है, ठीक है। बट जब तक औरंगजेब तक, तब तक तो पावर में नहीं थे। सो जो यूनिफिकेशन होता है, यूनिफिकेशन के बाद जो सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है औरंगजेब की डेथ के बाद। कोई डाउट? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आज हम डिस्कशंस करेंगे हम किस तरीके से चीज़ों को कवर अप करेंगे, ठीक है। आज एक डिटेल एलैबोरेशन है चीज़ों को किस तरीके से कवर अप करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। किन चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे? अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। लिखते चलो हमारे साथ। अराइवल ऑफ द यूरोपियंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो यूरोपियंस थे हमारे इंडिया में आते हैं। यूरोपियंस मीन्स जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं, पोर्तुगीज़ रहते हैं, ये जो जितने भी पीपल्स रहते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में आते हैं। हम उनके ड्यूरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वो किस ड्यूरेशन में आते हैं, किस टाइम पीरियड में आते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कि पोर्तुगीज़ 1498 पे आते हैं हमारे इंडिया पे, उसके बाद डचेस आते हैं, डचेस के बाद हमारे यहाँ इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के बाद डैनिश आते हैं, डैनिश के बाद फ्रेंच आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सबसे लास्ट पे कौन आता है? फ्रेंच। इनके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से एक यूरोपियन पर्सन आते हैं, दूसरे यूरोपियन पर्सन के साथ फाइट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एट द एंड ऑफ द डे हु विल बी सक्सेसफुल, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड एट द होल जर्नी, इन द होल जर्नी हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस पर्टिकुलर यूरोपियन पावर्स ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या पॉलिसीज लाई। क्योंकि हमारे लिए जैसे ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स सक्सीड होते हैं तो ब्रिटिशर्स की लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फ्रेंच की हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिसीज होती है, जैसे किंग मेकिंग पॉलिसीज होती हैं, जो फ्रेंच ने हमारे इंडिया पे इंट्रोड्यूस की थी, और ब्रिटिशर्स ने उस पॉलिसीज को सीख के हमारे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस नो डाउट फ्रांस से सीखी हुई अलायंस थी जो ब्रिटिशर्स ने सीखा। सब्सिडरी अलायंस पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीक्वेंशली अराइव करेंगे। इसके बाद हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, द सो कॉल्ड द वर्ण सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? वर्ण सिस्टम। व्हाट इज द वर्ण सिस्टम? वर्ण सिस्टम में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ पे कौन कौन है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, और कौन कौन है? क्षत्रिय, और वेरी गुड, वैश्य, शूद्रा, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर इमर्ज हियर। फिर हम इसमें भी पढ़ेंगे देयर इज अ पीपल्स। आपको पता है जाति क्या होती है? व्हाट इज जाति? जात पात नाम सुना ना, जाति। एक्चुअली जाति इज अ सब 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 डिवीजन ऑफ द कास्ट, सब डिवीजन ऑफ द कास्ट, सब डिवीजन ऑफ द कास्ट। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ना, हम कभी कभी क्या बोलते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण उच्च जाति के ब्राह्मण, निम्न जाति के ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंदर भी सेग्रीगेशन है, उच्च जाति के, निम्न जाति के, मध्य जाति के। तो व्हाट इज जाति? जात इज, जात या जाति इज अ सब डिवीजन ऑफ द कास्ट सिस्टम। कि तो आपको क्या लगेगा, ब्राह्मण में भी जात होंगे, अलग अलग पीपल्स होंगे, अलग अलग जाति के लोग होंगे, तो जात इज व्हाट? जात इज अ सब डिवीजन ऑफ द कास्ट। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण कभी कभी मतलब अलग अलग लोगों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ब्राह्मण इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज कंसिडर्ड एज अ टीचर, एज अ प्रीचर, जो धर्म कर्म कांड के बारे में, ज्ञान के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, इन सब के बारे में आपको ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, प्रचार प्रसार करेगा, आर कंसिडर्ड एज अ ब्राह्मण।
क्षत्रिय, क्षत्रिय इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द वॉर लॉर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉर से रिलेटेड चीज़ें, या फिर वो सेनापति होगा, सैनिक होगा, लड़ाई झगड़ों से मतलब वॉर से रिलेटेड, जो दूसरों के साथ जाके क्या करता है, लड़ाई करता है। लड़ाई इन द सेंस अपने आप को बचाने के लिए, अपने एज अ प्रोटेक्टरेट लड़ाई करता है, बुरे तरीके से लड़ाई नहीं करता है, एज अ प्रोटेक्टरेट लड़ाई करता है ना। वो लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व अपनी खुशी से नहीं हो रहा है, वो लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया अपने देश को बचाने की बात आ रही है। वो लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या करना है आपको, क्योंकि आपको अपने देश की रक्षा करनी है। सो लड़ाई झगड़ा उसको नेगेटिव नहीं है, वो उन सबको किस लिए इन्वॉल्व है लड़ाई झगड़ों में, क्योंकि वो अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय इज अ क्लास जो एज अ प्रोटेक्टरेट, वो क्या कहलाते हैं, एज अ प्रोटेक्टरेट। सो द वैश्य, वैश्य इज कंसिडर्ड एज अ मैनेजरियल पर्सन, जो मैनेजमेंट करते हैं। शूद्रा इज अ पर्सन, शूद्रा कौन होते हैं, शूद्रा वो पर्सन होते हैं जिसे हम मेनली अनटचेबल कंसिडर करते हैं, या फिर निम्न जाति के, एकदम निम्न पीपल्स। ठीक है। बट बात यहाँ पे ये है सबसे फर्स्ट कि ये चीजें हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट थी। बट वॉट इज ओरिजिनल टेक्स्ट टॉक अबाउट, ओरिजिनली क्या होता है। रियलिटी में कहा जाता है कि भैया का क्या बोलते हैं, वर्ण सिस्टम के बारे में तो वेदों में भी लिखा है। बट वेदों में क्या लिखा है आपको पता है, कभी आपने पढ़ा है? नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको बोल दिया कि वेदों में भी तो लिखा है कि भैया डिवीजन होता है, तो आपने उसकी बात मान ली without even considering or without even knowing कि exactly what were written in the Vedas. That's the biggest issue. No doubt हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो आपके माइंड है वो प्यूरिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। आफ्टर दैट हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकली अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया, बट यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इनके स्टैब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इनके स्टैब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम इनकी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन, व्हाट इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज़ के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम इनके इंक्रोचमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरीके से हमारे मेल लैंड इंडिया को इंक्रोच करना स्टार्ट किया, किस तरीके से उन्होंने मेल लैंड इंडिया को कॉन्कर किया, जीता, पॉलिसीज़ क्या थी, इनकी कनिंगनेस के बारे में पढ़ेंगे। द होल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेके, वॉरेन हेस्टिंग से लेके, कॉर्नवालिस से लेके, जॉन शोर से लेके, वेलेस्ले से लेके, हम हर एक गवर्नर जनरल्स, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द लॉर्ड विलियम बैंटिक से, उसके बाद हम वाइस रॉय द लॉर्ड कैनिंग से लेके, हम सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल्स। वेलेस्ले है, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग है, फिर बिल्कुल हर एक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इस ट्रिक से पढ़ेंगे कि आपको हर एक चीज़ का टाइम पीरियड याद हो जाएगा। ट्रिक इज ऑल अबाउट ट्रिक्स। हिस्ट्री को अगर आप इकट्ठा उठा के रख दोगे तो फिर तो वो ग्रंथ है, हर एक दिन हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, एंड इट इज़ रियली अ वेरी टफ टास्क टू लर्न ईच एंड एवरी डे हिस्ट्री। कैसे तुम हिस्ट्री को इकट्ठा कर सकते हो भैया, इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो इस टफ टास्क को ईजी करने का काम हमारा है। ठीक है, सो हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करेंगे। हम वाइस क्या बोलते हैं, गवर्नर से स्टार्ट करेंगे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे, और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से होते होते हम वाइसरॉयस के बारे में पढ़ेंगे, और वाइसरॉयस के बाद हम चीज़ों को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हम इसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हम बताते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली वुमेंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वुमेंस, वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल सती, जो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे चल रही थी। विडो रीमैरिज की प्रॉब्लम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि विडो रीमैरिज क्या होती है। ठीक है, हम पॉलीगैमी, पॉलीगैंड्री, पॉलीजनी, इन सब के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ आपने पॉलीगैमी पढ़ा है, पॉलीगैमी, पॉलीजैनी, पॉलीगैंड्री, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर इंडियन सोसाइटी, सो इट्स द पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं वो भी समहाउ वी आर गोइंग टू कवर इन द मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स। ओके, आफ्टर दैट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी तक डिस्कशंस किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे किस ये जो पीपल्स जब यहाँ पे इमर्ज होके आ जाएंगे, सो द ब्रिटिशर्स एंड द डचेस, ये लिख लिया आप सभी ने? ओके, आपको पता है जब हम सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे तो वुमेन्स की एट्रोसिटीज के ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे।
एट्रोसिटीज क्या होती हैं? अब बताइए एट्रोसिटीज क्या होती है? मेरे हिसाब से एट्रोसिटीज आर दी जो हम, वी द पीपल, द सोसाइटीज, जो वुमेन्स को लेके सप्रेस करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे हमने उनको मानसिक प्रताड़ना दी, द मेंटल हेरेसमेंट, द फिजिकल हेरेसमेंट, हम उनको फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, सती होने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको ज़बरदस्ती गुरुकुल्स या आश्रम्स में भेज रहे हैं क्योंकि अब उनके पति अब जीवित नहीं है, या फिर फोर्सफुली उनको मार देते हैं। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज एन एट्रोसिटीज, ठीक है? उसे हम एट्रोसिटीज बोलते हैं। ओके, क्या? प्रताड़ित करना, बिल्कुल 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 सही, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रताड़ित करना। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन पावर्स। एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे अब क्या पढ़ेंगे, जो यूरोपियन डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन पावर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? क्लैशेस अमंग यूरोपियन पावर। हम यूरोपियन पावर के किन के बारे में पढ़ेंगे? क्लैशेस के बारे में पढ़ेंगे। इन क्लैशेस को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिपटाइट स्ट्रगल होता है, जिसमें ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद हमारे पास कौन आएंगे? पोर्तुगीज आएंगे। पोर्तुगीज के साथ साथ हम अगर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो पोर्तुगीज के साथ साथ डच आएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत थे। तो हम ब्रिटिश, पोर्तुगीज एंड डच, इन तीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, सम हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डीप हार्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? इनके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। द क्लैशेस अमंग द यूरोपियंस फॉर द सुप्रीमेसी, स्पेशली द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। फिर ट्रिपटाइट के बाद हम यहाँ पे उसको नेक्स्ट फेज में लेके जाएंगे। नेक्स्ट फेज में हम आपको बताएंगे कि पोर्तुगीज किस तरीके से, पोर्तुगीज एंड डचेस डिफीट होते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश अपनी सुप्रीमेसी फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ब्रिटिश एंड फ्रेंच, इनके बीच की सुप्रीमेसी। एट द एंड ऑफ द डे, एज वी ऑल नो दैट द ब्रिटिश सक्सीडेड ऑल अदर यूरोपियन पावर्स, एंड ब्रिटिश सक्सीड होते हैं। ब्रिटिश सक्सीड होने के बाद यहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया पे उनका कंट्रोल रहता है, उनका दबदबा रहता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इनके दबदबे के बीच में हमारे यहाँ के जो पीपल्स रहेंगे, द पीपल ऑफ द नेटिव पीपल्स, सो कॉल्ड द इंडियंस, द इंडियन रूलर्स। फिर हम यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे किस तरीके से हम रूलर्स के बीच में डिस्कशंस करेंगे, रूलर्स वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है? सो रूलर वर्सेस ब्रिटिशर्स, इनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। जिसमें हम किन के बारे में डिस्कशंस करेंगे? हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे? मराठास की। हम मराठास के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो मराठास के स्टैब्लिशमेंट से लेके मराठास किस तरीके से क्या बोलते हैं, डेवलप होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, पूरे मराठास की हिस्ट्री फाइंड आउट करेंगे कि मराठास कैसे डेवलप हुए। शिवाजी राजे की स्टोरीज हम पढ़ेंगे। शिवाजी राजे की स्टोरीज के बाद हम संभाजी की पढ़ेंगे, साहू जी की स्टोरीज पढ़ेंगे। फिर बालाजी विश्वनाथ आते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे। फिर बालाजी विश्वनाथ की स्टोरीज के बाद हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे मस्तानी वाला बाजीराव। फिर यहाँ पे बालाजी, फिर यहाँ पे मस्तानी वाले सिर्फ बाजीराव आएंगे। फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव आएंगे। फिर बालाजी बाजीराव की स्टोरी पढ़ेंगे। तो फिर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाले बाजीराव, बालाजी बाजीराव, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे। फिर हम माधवराव के बारे में पढ़ेंगे, सिंधियास के बारे में, होलकर्स के बारे में, ठीक है? होलकर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज है हमारे इंदौर में। होलकर की कौन सी है? अहिल्याबाई देवी की होलकर्स जी की हम स्टोरी पढ़ेंगे। द पावरफुल लेडी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने अपने दम पे मराठा एम्पायर को समेटने की कोशिश की। उन्होंने मराठा एम्पायर को यूनिफाइड करने की कोशिश की और समहाउ वो सक्सेसफुल भी हुई। एंड सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने एक ग्रेट इम्पैक्ट, मराठा एम्पायर की छवि को एक नाम रोशन, चार चांद लगा दिया। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसी महान लेडी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद रूलर्स में ब्रिटिशर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर भैया जब वॉर इतनी सारी चल रही तो हम फिर मैसूर के बारे में कैसे भूल सकते हैं? टिपू सुल्तान, द कम हाइट का पर्सन लेकिन दिमाग में बहुत तेज। मैसूर के बारे में हम पढ़ेंगे। हम मैसूर के साथ साथ देखिए, जो राजपूत, जैसे कभी कभी डाउट होता है कि राजपूत रहते हैं, तो राजपूत की जो फाइट्स होती हैं, राजपूत की जो हिस्टोरी है, मेनली राजपूत की हिस्ट्री एंड स्टोरीज हम कवर अप करेंगे मुगल्स में। जब हम मुगल्स को स्टार्ट करेंगे, मुगल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तब हम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो कोशिश हम ये करेंगे कि इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक मेडिवल का रफ आइडिया दे दें।
ठीक है, मेडिवल में स्पेशली मुगल्स का एक रफ आइडिया दे दें, क्योंकि जब जितने भी हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स जब आते हैं तो उनका सबसे पहले इंटरेक्शन ब्रिटिशर्स के साथ होता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स बाद में मराठास के साथ फाइट करते हैं, बाद में क्या बोलते हैं बंगाल के साथ फाइट करते हैं, बट उनके पहले वो क्या बोलते हैं मुगल्स की नाक में दम करके रख चुके थे। तो हम एक बार मुगल्स का ओवरव्यू देंगे, सबसे फर्स्ट मुगल्स का ओवरव्यू देंगे, बाबर की स्टोरी से अपन स्टार्ट करेंगे कल से पूरी जर्नी। बाबर की स्टोरी स्टार्ट करने के बाद हम पूरे उनके बारे में आपको बताएंगे, बाबर, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में अपन शाहजहां से लेके फिर अपन औरंगजेब से लेके एक एक करके हर एक की स्टोरीज पढ़ेंगे। स्टोरीज पढ़ने के बाद फिर हम बहादुर शाह की पढ़ेंगे, लेटर मुगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा एक शॉर्ट आइडिया लेटर मुगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बहादुर शाह के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं जहांगीर शाह के बारे में पढ़ेंगे, फारूक सियार के बारे में पढ़ेंगे, सैयद ब्रदर्स के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, जुल्फिकार खान, सैयद ब्रदर्स, सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ने के बाद फिर अपन यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करेंगे। 3-4 दिन तो अभी तुम लोग का अभी इंट्रोडक्शन चलेगा, व्हाट इज इन रियलिटी के हिस्ट्री में है क्या। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, फिर भैया बंगाल कैसे हम भूल सकते हैं, बंगाल भी तो हमारा हिस्सा है। बंगाल के बाद हैदराबाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैदराबाद की एज सच कोई बड़ी स्टोरीज नहीं है, हैदराबाद शायद आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा, तब हैदराबाद को हम बहुत शॉर्ट स्टोरीज है। मैं ये एक एक दिन लगेंगे, एक चीज़ याद रखना, एक एक दिन की स्टोरीज है ये। मराठास जब पढ़ोगे तो मराठास की लंबी स्टोरीज है, शिवाजी राजे से लेके हमारे मराठास वॉर तक, एंग्लो मराठा वॉर तक। तो ये 2 दिन लेगा तुम्हारा एंग्लो मराठा वॉर, खाली 2 दिन 3 दिन। फिर मैसूर की स्टोरी है, मैसूर की वॉर शायद 2 दिन ले। तुम्हारी बंगाल की स्टोरी, बंगाल की स्टोरी खाली तुम्हें 2 दिन में समझ में आएगी। और फिर इसके बाद रहेगी हैदराबाद, तो हैदराबाद की स्टोरी, बट नो डाउट एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। सूजा उद्दौला कौन है, सिराज उद्दौला कौन है, तुम्हें एक बार में क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं सूजा उद्दौला सिराज उद्दौला उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन थे, तो सूजा उद्दौला अवध में थे, बंगाल में थे ही नहीं। हैदराबाद, हैदराबाद के बारे में हम पढ़ेंगे, एक शॉर्ट स्टोरीज है, चिनकुलिच खान, हाउ द हैदराबाद वाज फॉर्म्ड, हैदराबाद कैसे स्टैब्लिश होता है, उसके बारे में अपन एक छोटी छोटी रफ स्टोरीज अपन लेंगे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। अभी तुम्हें लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें, सर ये क्या है, इतना टाइम लगेगा, इतनी चीज़ें होंगी। अभी 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 रुको रुको रुको, जब ये रूलर्स और ब्रिटिशर्स खत्म हो जाएंगे तो रूलर्स एलिमिनेट हो गए। नाउ द रूलर्स वर एलिमिनेटेड एंड नाउ द पीपल्स आर स्टार्ट गोइंग टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स। तो अभी यहाँ पे क्या था कि अभी रूलर्स का इन्वॉल्वमेंट था ना ब्रिटिशर्स के साथ। जब रूलर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या स्टार्ट होंगे, लोकल पीपल वर्सेस ब्रिटिशर्स। तो लोकल पीपल वर्सेस ब्रिटिशर्स, लोकल पीपल्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ तब स्टार्ट करते हैं जब वो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मूवमेंट। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मूवमेंट। सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मूवमेंट्स पढ़ने के बाद हमें रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि इश्यूज ऑफ द इंडियन सोसाइटीज़, हमारे इंडियन सोसाइटीज़ के क्या इश्यूज़ हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इश्यूज एंड द आइडियाज़ ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे आइडियाज़ है। जैसे हम आपको बताएंगे राजा राम मोहन रॉय की कहानियाँ सुनाएंगे, दयानंद सरस्वती जी की कहानियाँ सुनाएंगे, क्योंकि इन लोग ने महान वुमेन्स रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत किया है। तो फिर हम जूते बाई फूले को कैसे भूल सकते हैं, तो भैया उन्होंने भी तो वुमेन्स के लिए बहुत काम किया है। डजेंट मैटर कि वो बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करती थी, बट स्टिल उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही शानदार था। द हस्बैंड एंड द वाइफ, सावित्री बाई फूले एंड द ज्योतिबा फूले, दोनों का कंट्रीब्यूशन इमेंस था। एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम पढ़ेंगे। हम महात्मा गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, इन सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कशंस करेंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, इसके बाद आता है द फ्रीडम स्ट्रगल। द फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के बाद से। तो हम अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बताएं तो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होगा 1857 से 1947 तक। तो ये क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल। पंजाब और यहाँ है ना, एटसेट्रा है, यहाँ पंजाब है। तो पंजाब के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे, फिर यहाँ पे औध के बारे में डिस्कशंस करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ब्रिटिशर्स का जब यहाँ सामना होगा तो मुगल्स के बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे। मुगल्स भी यहाँ पे रहेंगे, सेंट्रल इंडिया भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। ये तो मैंने बस आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि ये पीपल्स रहेंगे। ठीक है,
चीजें समझ में आ रही हैं? कोई इश्यूज? अभी पैनिक करना स्टार्ट मत करना अनमोल, ठीक है? जब चीज़ों को समझना फिर पैनिक करना स्टार्ट करना बेटा। अभी पैनिक मत करना, ठीक है? सो द फ्रीडम स्ट्रगल, अब यहाँ से स्टार्ट होगी स्टोरीज फ्रीडम स्ट्रगल की। फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी है द लास्ट स्टोरी। तो फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी कब स्टार्ट होती है? वेरी गुड। क्या? नहीं, उसको अगर एग्जैक्टली काउंट करोगे तो देखो, वो हम अगर एग्जैक्टली काउंट करते तो 47 तक हम अपने शेप में आ जाते हैं ना। 47 तक तो हम अपने शेप में आ जाते हैं, बट रियलिटी में जंग तो हम 46 में ही जीत जाते हैं, है ना? फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम पढ़ेंगे। सो अंडर द फ्रीडम स्ट्रगल हमारा जो टाइम पीरियड रहेगा वो कब रहेगा? 1857 से लेके 1947 तक, द सो कॉल्ड 90 ईयर्स या 90 ईयर्स। ठीक है, आप उसको 10 साल और कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसके 47 के बाद से लेके भी हमने आने वाले 10 सालों तक बहुत स्ट्रगल किया, तो अप्रॉक्सीमेट 100 ईयर्स का ये फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल तो ये तो आउटसाइडर फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स, बट इनसाइडर फोर्सेस जैसे पॉवर्टी, इनसाइडर फोर्सेस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे चलेंगे ऑन द सेम टाइम, एंड ऑल द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डील विद ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। कोई डाउट है ना? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा? अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। यूरोपियंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे, मुगल्स के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? इवन हम आपको तिमुर्स के बारे में भी बताएंगे, तिमुर्स कौन थे, तिमुरिड ट्रेडिशंस क्या था, इनके बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? ये तो रही हमारी जर्नी, इन जर्नी को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है? सो नो डाउट कि आज अपने पास टाइम थोड़ा कम है, कल से अपन स्टोरी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है? तो ये तो रहा कि सिलेबस क्या है, हम सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहते थे। जब हम तिमुरिड ट्रेडिशन से स्टार्ट करेंगे तो तिमुरिड, तिमुरिद, तिमुर, 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 हाँ, उसको तैमूर बोलो या तिमुर बोलो, तिमुरिड ट्रेडिशंस उसको बोलते तिमुरिद ट्रेडिशंस, ठीक है? तो इसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो तिमुर होते हैं, तिमुर किसके फोर फादर्स होते हैं? तिमुर फोर फादर्स होते हैं मुगल्स के, ठीक है? तो मुगल्स देखो, जैसे मुगल्स हैं हम उसको मुगल्स बोलते हैं, बट मुगल्स की आइडियोलॉजीज हमारे इंडिया में आती है, बट उस आइडियोलॉजी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से? चंगेज खान के बारे में नाम सुना है? चंगेज खान नाम सुना है? चंगेज खान की ट्राइब्स को बारबरिक ट्राइब के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तुम्हें पता है इनका जो ओरिजिन हुआ है, इनका ओरिजिन स्टैपी से स्टार्ट हुआ, स्टैपी एंड द फुट हिल ऑफ द स्टैपीज, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये रियलिटी में इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी, जैसे चाइना से मंगोल की तरफ जाओगे तो जो बीच में बॉर्डर पड़ती है ना, मंगोल और चाइना की बॉर्डर पड़ती है, यहाँ से स्टार्ट हुए थे चंगेज़ खान साहब। चंगेज़ खान अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट जब वो पावर में आते हैं, एक्चुअली वो वहाँ पे बहुत सारे कबीले होते हैं। सेंट्रल मतलब कहना चाहिए कि हमारा जो चाइना वाला पोर्शन रहता है, चाइना से मंगोलिया वाला पोर्शन रहता है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया वाला जो पोर्शन रहता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में एक छोटा सा हम एक ओवरव्यू लेते हैं। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो चंगेज़ खान रहते हैं, चंगेज़ खान, उसको इंग्लिश में अगर देखोगे तो गैंगिस खान लिखा रहता है, बट उसको प्रोनाउंस करते हैं चंगेज़ खान, ठीक है? तो उसको चंगेज़ खान बोलते हैं। तो ये जो गैंगिस खान या चंगेज़ खान, जो भी आप कहना चाहो, चंगेज़ खान जो होते हैं रियलिटी में ये एक कबीले के लीड मतलब एक लीडर के बेटे रहते हैं, ठीक है? काफ़ी छोटे रहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे कबीले के लोग रहते हैं, हर एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों से रिसोर्सेज को लेके फाइट किया करते थे, क्योंकि रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे उस टाइम पीरियड पे। रिसोर्सेज को लेके फाइट किया करते थे। उनके पिताजी एक बहुत ही पावरफुल ट्राइब से बिलोंग किया करते थे, बट यहाँ पे एक ट्रेडिशन होता है कि जब तक राजा पावरफुल है तब तक हम राजा के फॉलोअर्स हैं, अदरवाइज हम दूसरे ट्राइब्स के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि भाई हम अपने दूसरे ट्राइब्स वाले अटैक करेंगे तो फिर बचाएगा कौन? तो राजा। तो उससे बेहतर है जब राजा ही मर गया तो हम किसी और ट्राइब्स में जाके जुड़ जाएंगे। तो क्या हुआ कि देर इज़ अ ट्रेडिशन दैट तिमुर जो होते हैं क्या बोलते, सॉरी, चंगेज़ खान जो होते हैं, चंगेज़ खान के फादर एक पावरफुल ट्राइब से बिलोंग किया करते थे। उन्होंने क्या किया कि जो चंगेज़ खान काफ़ी छोटे थे, चंगेज़ खान काफ़ी छोटे थे, उस कम उम्र में ही उनकी शादी होना फिक्स हो चुकी होती है, ठीक है? अब एक दिन वो जहाँ से शादी फिक्स करते हैं, वो अपने एक फ्रेंड के ट्राइब, मतलब उनके एक फ्रेंड रहते हैं, उस ट्राइबल ग्रुप में उनकी अपने चंगेज़ खान की शादी को फिक्स कर देते हैं। वो वहाँ जाते हैं, शादी फिक्स होती है। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक दूसरी ट्राइब्स के लोग मिलते हैं। तो वो दूसरे ट्राइब्स के लोग क्या करते हैं,
दूसरी तरफ खड़े होते हैं, मतलब काफ़ी दूर पे वो लोग रुके होते हैं, स्टे करते हैं, इन लोग भी स्टे करते हैं। तो चंगेज़ खान के जो फादर रहते हैं वो उनको इशारा करते हैं कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विथ यू, हम आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, हम शांति से अपने एरिया पे बैठे हैं, आप भी अपने एरिया में बैठो और आप चले जाओ, हम भी चले जाएंगे। वो ट्राइबल, वो जो पर्टिकुलर ट्राइब्स के लोग वहाँ पे बैठे थे, उन लोग ने भी इस चीज़ को एग्री किया और उन्होंने उनको एक सूप ऑफर किया, सूप ऑफर किया। वो सूप जब लेके आते हैं तो चंगेज़ खान के पापा पीते हैं, इट मीन्स कि आपके और हमारे बीच में अब दोस्ती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर वो सूप नहीं पीते तो दोस्ती नहीं होती, उनने सूप पिया, दोस्ती हो गई। उन लोग वहाँ से निकलते हैं, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बट जैसे ही वो आगे चलते हैं उनके पिता की तबीयत खराब हो जाती है, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब पता चलता है कि उस सूप में जहर होता है, एंड सम हाउ उन लोग ने दोस्ती के नाम पे उनके साथ धोखेबाजी की, एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि चंगेज़ खान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, उनके पिता की डेथ हो जाती है। उनके पिता की डेथ के बाद उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं, उनके जो ट्राइब्स के पीपल रहते हैं, वो दूसरे ट्राइब्स के पीपल्स के साथ मिल जाते हैं ऑन द नेम ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जो पावरफुल रूलर रहता है उनके साथ जाके मिल जाते हैं, क्योंकि अपने आप को तो बचाना रहता है। बट क्या होता है, जो जो चंगेज़ खान रहता है, चंगेज़ खान एक छोटा बच्चा रहता है, कम उम्र में ही शादी हो जाती है। वो और उसकी मम्मी अकेले बचते हैं पूरे ट्राइब्स में, और कोई नहीं रहता, और दूसरे कबीले के लोग उनको मारने के लिए ढूंढते हैं। चंगेज़ खान वहाँ से भागता है, चंगेज़ खान कई सालों तक भागता है। उनके ट्राइब्स में एक बहुत अच्छा रूल रहता है, उस रूल को ये कहते हैं, क्या हुआ कि एक बार चंगेज़ खान पकड़ा गया। चंगेज़ खान को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहा जाता है कि जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी का जो चका होता है, द व्हील ऑफ द बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, उस बुलक कार्ट के जो व्हील होता है, उस व्हील की हाइट से अगर बच्चे की हाइट ज़्यादा है तो उसको बड़ा कंसिडर करते हैं, अदरवाइज उसको बड़ा कंसिडर नहीं करते, मतलब कि वो उम्र में बड़ा नहीं हुआ है। चंगेज़ खान को पकड़ा गया, चंगेज़ खान को पकड़ने के बाद जब वो व्हील से नापते हैं, तो जस्ट सपोज कीजिए कि व्हील की हाइट इधर पे थी, तो उस व्हील की हाइट से वो इधर पे निकलता है, वो बच जाता है, उसको नहीं मारते क्योंकि वो छोटा है। तो उन लोग थोड़ा एथिकल होता है, इस चीज़ को छोड़ के वो चले जाता है। चंगेज़ खान कई सालों तक वो मतलब रोमिंग करता है अराउंड द जंगल्स, वो जंगल्स और एक्चुअली वो ग्रास लैंड्स होते हैं, उन ग्रास लैंड्स में वो घूमता है। घूमने के बाद वो वापस जाता है अपने पिता के दोस्त के यहाँ पे, कबीले पे जाता है जहाँ पे उनकी शादी फिक्स हुई थी, और वो जाके बोलता है कि आप, मैं मतलब जो मेरी पर्टिकुलर क्वीन है उसके साथ मेरी शादी करनी है। तो वो जो ट्राइब्स के पीपल रहते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, शादी होती है। बट बात यहाँ पे ये होती है कि आज भी उनको उस कबीले के लोग ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने उसके पिता को मारा था। उसको एक बार दो बार पकड़ा जाता है चंगेज़ खान को, बट चंगेज़ खान हर बार बच जाता है क्योंकि उसकी हाइट ही छोटी रहती है, ठीक है। अब चंगेज़ खान जब बड़ा होता है, पावर में आता है, इस स्टोरी को थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं, थोड़ा वो पावर में आता है, जब चंगेज़ खान थोड़ा पावरफुल बनता है। अब चंगेज़ खान क्या करता है कि उन आर्मी, मतलब जो उनके रिश्तेदार, उनके ससुर, सो कॉल्ड द फादर इन लॉ की फैमिली से जो सारी आर्मी उनको इकट्ठा करके अब वो दूसरे ट्राइब्स को चुन चुन के मारता है। या तो तुम हमारे हिस्से में बन जाओ, या तो तुम किसी और के हिस्से में चले जाओ। जब वो पावरफुल आता है, एक बार क्या होता है कि उन लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, उनके ट्राइब्स के लोग, समाव दूसरे ट्राइब्स के लोग आके उन पे अटैक कर देते हैं, और वो जो ट्राइब्स उन पे आके अटैक करती है वो और भी ज़्यादा आसपास के ट्राइब्स को लेके आके उन पे अटैक करते हैं, तीन चार ट्राइब्स। तो चंगेज़ खान की जो ट्राइब्स रहती है, ट्राइब वो क्या करती है, भागती है वहाँ से। जब वो भागती है, बचती है, इस बीच में चंगेज़ खान की वाइफ को उन लोग क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। चंगेज़ खान की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। वो कई समय तक अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है उन पीपल्स को मतलब बचाने के लिए, बट जब उसको उसकी वाइफ मिलती है तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तब भी वो समहाउ चंगेज़ खान अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है, और फिर वो उनके साथ फाइट करता है एक बार और। उनकी वाइफ जब किडनैप होती है तो फिर वो दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिल पाती उसको, चंगेज़ खान को। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि चंगेज़ खान की जब वाइफ उनसे चली जाती है, दूर हो जाती है, तब वो और भी ज़्यादा ब्रुटैलिटी पे उतर के आ जाता है, ठीक है। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि जब चंगेज़ खान का हार्ट चेंज होता है एंड चंगेज़ खान वहाँ से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी में सारी चीज़ें स्टोरी मेंशंस है, आप जाइए और देखिए, ठीक है। तो उस स्टोरी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। चंगेज़ खान जब वहाँ से डेवलप होता है, चंगेज़ खान पावरफुल बनता है, पावरफुल बनने के बाद चंगेज़ खान, अब यहाँ पे जो एनसीईआरटीज़ में लिखा मैं वो बताता हूँ। चंगेज़ खान की ट्राइब्स मूव करती हैं मंगोल से, वो चाइना वाले एरिया को कैप्चर करती है, मंगोल को कैप्चर करती है, रशिया के मॉस्को तक को कैप्चर करती है, और रशिया एशिया सारे रीजन्स को कैप्चर करते हुए वो सेंट्रल इस्लामिक लैंड की तरफ आती है। हमारे इंडिया में तो भगवान की कृपा से
हिमालय था, तो हिमालय के पेरीफेरी से वो मूव करते हुए वो निकल जाते हैं, एंड अब्बासिद और उमायद डायनेस्टीज उस टाइम पे सेंट्रल इस्लामिक लैंड पे होती है, उन पर्टिकुलर चीज़ों को वो निस्सो-नाबूद कर देते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो हमारे यहाँ पे जो ईरान और ईरान के आसपास का रीजन्स रहते हैं, उन रीजन्स को वो ख़त्म कर देते हैं। उसे ट्रांस ऑक्शेनिया रीजन्स बोला जाता था हिस्ट्री पे। उस रीजन्स को वो ख़त्म कर देते हैं। उस रीजन्स कहा जाता है कि जिस जगह से मंगोल्स निकलते थे उस जगह से सिर्फ लोग मरते थे, एक मौत का साया था। जब चंगेज़ खान खुद जब टर्की वहाँ पहुँचता है, क्या बोलते हैं, इराक पहुँचता है, बगदाद पहुँचता है, तो बगदाद में ऐलान करता है कि तुम लोगों ने पाप किया है, तुम लोगों के पाप के लिए खुदा ने मुझको यहाँ भेजा है। ठीक है। एंड आज से ये जो बंदा भगवान मतलब खुदा ने भेजा है, अब उसका कहर बरसेगा, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता उस पूरे बगदाद में जो बचता हो। हर किसी को वो मार देते, बच्चे बूढ़े जानवर हर किसी को मार देते हैं, एक भी इंसान बचता नहीं। वो जहाँ से भी निकलते थे चंगेज़ खान और उसकी आर्मी, किसी को भी नहीं छोड़ते थे। इवन हमने ये भी फाइंड आउट किया, चंगेज़ खान के जो सक्सेसर होते हैं वो बार बार पे बगदाद और उसके आसपास के रीजन्स पे रेड किया करते थे। आए दिन वो लूटपाट करते थे और उनको मारा पीटा करते थे। ठीक है। स्पेसिफिकली कहा जाता है कि चंगेज़ खान जब फर्स्ट टाइम पहुंचा था तो फर्स्ट टाइम पे उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, बट ये जो बातें थी ये चंगेज़ खान और चंगेज़ खान के जो सक्सेसर थे उन्होंने जाके फिर उमायद खलीफा बगदाद और आसपास के रीजन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। ठीक है। स्पेसिफिकली चाइना के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, किससे, सो कॉल्ड मंगोल से। मंगोल से बचने के लिए तो उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट जस्ट टू सेव दैम बाय हुम, द मंगोल्स। मंगोल्स की बारबरिक ट्राइब से बचने के लिए उन्होंने उसको बचाया था। यहाँ तक कि वो यूरोप तक एक्सटेंड करते हैं, वो यूरोप और यूरोप के आसपास के रीजन को, मॉस्को से नीचे वाले जो रीजन्स रहते हैं उन पर्टिकुलर रीजन्स में भी वो अपना कहर बरसाते हैं, और बहुत सारे रीजन्स को वो कैप्चर कर लेते हैं, मारते हैं, और वहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड में इनके जो सक्सेसर होते हैं, चंगेज़ खान के जो आगे के वंशज होते हैं, वो अलग अलग जगह पे जाके क्या करते हैं, अपने वो बनाते, स्टैब्लिश करते हैं, किंगडम स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड किया जाए, उस किंगडम का जब इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है तो अफगानिस्तान वाले रीजन्स में तिमुर आता है। तिमुर तिमुर अपने आप को बताता है कि मैं उस चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं उनका दामाद हूँ, उनके बेटे का दामाद हूँ, और मैं उनकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नाउ यू ऑल एक्सेप्ट माई सुप्रीमेसी, अदरवाइज मैं वापस से उनको बुलाऊंगा और फिर मैं सब लोग मारे जाओगे। उनके नेम से ही लोग डरा करते थे, मंगोल्स और मंगोल्स की ट्राइब से लोग डरा करते थे। तुमको पता है एक दिन में एक मंगोलियन एक पूरी बकरी खा जाता है, एक बकरी को एक मंगोलियंस एक दिन में पूरा खा जाता है, लीटरों से वो दूध पीते थे। उसके बाद यहाँ तक कि कुछ रीजन में ये भी पाया गया है कि जब वो उज़्बेकिस्तान और उसके आसपास के रीजन में गए हैं ना, तो उन्होंने इंसानों को तक खा लिया है। दैट वाज पूरी पिक्चर्स को डिपिक्ट किया गया है एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री पे। जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो इंसानों को खा रहे हैं। ठीक है, वो इंसानों को भी खाते थे। इस टाइप के पीपल्स थे, मीन्स कोई नहीं मिला तो तुम ही आओ। ठीक है। इस तरीके से वो पूरे उनको ना डंडे में टांग के भूंजते थे, तुम्हें पता है, बांध के। रियलिटी में हमारे इंडिया में उन लोगों को राक्षस के नाम से डोनेट किया करते थे। सो हु इज द राक्षस? द राक्षस आर द पीपल्स हु इज द मैन ईटर, जो मैन को भी खाता है। तो रियलिटी में जब हम जिन के जैसे कभी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें जिन का नाम आता है। जिन, कभी नाम सुना होगा। ठीक है, जिन, अलादीन, जीनी बोलो, जो भी बोलो, द जिन का नेम आता है। देर इज एज पर द कुरान देर इज अ थ्री काइंड ऑफ पीपल्स। द वन पीपल्स जो नॉलेज में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, या फिर जो लोगों का भला चाहते हैं, उसे एंजल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? एंजल। तो एंजल पर्शियन वर्ड्स है, इट्स एन पर्शियन वर्ड्स। ठीक है, उसको हिब्रू वर्ड्स के हिसाब से थोड़ा मतलब अगर उसको देखा जाए तो वो अरबिक और हिब्रू का मिक्सचर वर्ड है। ठीक है, एंजल। ठीक है, तो कंप्लीटली हिब्रू भी नहीं है, कंप्लीटली हमारा कौन सा अरबिक वर्ड भी नहीं है, वो हिब्रू। ठीक है, नहीं नहीं, वो एंजल हमें इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट रियलिटी में उसका जो ओरिजिन है वो अलग है। कुरान में लिखा है जब वो एंजल आता है, उसे फरिश्ता भी कहते हैं, जब वो आता है सबसे पहला वर्ड मोहम्मद पैगंबर के सामने कानों में जो बोलता है उसको बोलता है इकरा। क्या बोलता है? इकरा। इकरा। उस वर्ड से आगे चल के ओरिजिन होता है, और ओरिजिन होने के बाद फिर कुरान लिखी जाती है। ठीक है, इकरा।
उसमें कुरान के अनुसार तीन पीपल्स होते हैं, एक जो एंजल होते हैं, एक जो इंसान इंसानियत पे चलते हैं, द वी द पीपल्स, एंड द लास्ट वन आर द पीपल्स ऑफ हुम। लास्ट पीपल्स कौन से रहेंगे? लास्ट पीपल जिन रहते हैं, जिनका रहन सहन खान पान कंप्लीटली डिफरेंट होता है, जो अच्छे से नहीं रहता है, उसे जिन बोला जाता है। सो जिन इज नॉट अ सुपरफिशियल इमेज या पावर। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग दुनिया से आए हुए लोग हैं या सुपर नेचुरल पावर से बिलोंग करते हैं। नो 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 नो, सच काइंड ऑफ पीपल्स इवन एग्जिस्ट बिटवीन अस, बट उनका जो रहन सहन है वो एकदम अलग है। कभी तुम यहाँ से सिटी में अर्बन एरियाज में जाओगे तो जो डंप यार्ड्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस को देखा होगा, रहते ही हैं डंप यार्ड्स में। सच काइंड ऑफ पीपल कंसिडर्ड एज अ जिन एज पर द कुरान। ये एनसीईआरटी में लिखा है, दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस इज मेंशन इन द एनसीईआरटी क्लास 11 की सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जाओगे। सो द फर्स्ट वर्ड जो एंजल ने आके पैगंबर मोहम्मद साहब के कानों में बोला तो उसे बोला इकरा, ठीक है। एंड उसके अनुसार जो पर्टिकुलर पर्सन अच्छे से नहीं रहता है, साफ सफाई नहीं करता या गंदे तरीके से रहता है, उससे जिन की कैटेगरीज में डिनोट किया जाता है, ठीक है। दिस इज नॉट माई वर्ड, मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देता हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग हियर इज दैट कि अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो ठीक, जो हमारे इंडिया के पीपल्स थे, इंडिया के पीपल्स वो जो ट्राइब्स हैं उनको राक्षस की उपाधि दिया करते थे। जैसे कुछ जगह आप बुक्स पढ़ोगे तो हिस्ट्री में लिखा है कि जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ने हुंस से लड़ाई की। हुंस इन्हीं ट्राइबल पीपल्स के सबऑर्डिनेट्स थे, इन्हीं ट्राइबल पीपल से बिलोंग किया करते थे, जो जहाँ से भी जाते थे पूरा कब्रिस्तान बना के चले जाते थे। मारना है, पीटना है, खाना है, इंसान को भी खा गए, इस टाइप के पीपल्स हुआ करते थे। इस टाइप के पीपल्स को कुछ जगह पे कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने और जितने भी जो गुप्तास के पीरियड्स के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बात बात पे कई बार इनसे लड़ाई की, और इनसे लड़ाई करने के बाद हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि कहा जाता था कहानियों में कि हमारे यहाँ के राजाओं ने राक्षसों से लड़ाई की है। सो वो जो राक्षस वर्ड यूज़ किया जाता था ये उन पीपल्स के लिए यूज़ किया जाता था जो कि मैन ईटर्स हुआ करते थे, ठीक है। इट्स नॉट कुछ दूसरे दुनिया से आए हुए लोग, बट ये मैन ईटर्स होता है जो इंसानों को भी खा जाता है। ओके, समहाउ अब यहाँ पे समझिएगा, उनमें से तिमुर ने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की। तिमुर ने जब अपनी डायनेस्टीज स्टैब्लिश की तो तिमुर ने अपनी डायनेस्टी बनाई, और तिमुर उस अफगानिस्तान के आसपास के ट्राइबल जितने भी लोग रहा करते थे, नॉमैड्स रहते थे, उन सबको कंसोलिडेट किया और तिमुरिड डायनेस्टी बनाया। इस स्टोरी को थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि वो अपने एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो पता चलता है कि जो तिमुरिड रहते, तिमुरिड के सक्सेसर ही आगे चल के फिर यहाँ पे कौन बनेगा, इनमें से बाबर। बाबर उनके जो पापा के पापा तिमुर्स कहते थे, तो उनके ही डिसेंडेंट्स में से आगे चल के कौन बनेगा, बाबर। जो उन बाबर जब आता है तो बाबर के टाइम पे भी जो तिमुर की डायनेस्टीज रहती, जो सारे नॉमैड्स पीपल को कंसोलिडेट करके रखा है, वो सेग्रीगेट ऑलरेडी हो जाते हैं। बट बाबर यहाँ पे फिर से पावरफुल इमर्ज होता है, जो कि अपना रिलेशन उस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तिमुरिड डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और सारे नोमेड्स को जितने भी पीपल्स उनको कंसोलिडेट करके उसने वहां पे बाबर ने रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते ये। हाँ, तो इसलिए तो बोलते मंगोल्स, मुगल्स जो आए हैं उनका जो ओरिजिन है वो मंगोल्स की ओरिजिन से बिलोंग करता है। समझ में आए कैसे, हाउ दे ऑल वर कनेक्टेड। इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई। ये कहानी आपके एग्जाम एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समहाउ द पीपल्स हु वर स्टडिंग अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली द यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस, उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नो, नोबडी नोस, कोई भी नहीं बोलता है आपको, बट ये चीज़ें हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। एग्जाम में नहीं पूछते हैं बारबरिक ट्राइब के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, बट समहाउ ये ज़रूर पूछा जाता है कि उमैया डायनेस्टी या कैलीपत डायनेस्टी, इन सब के बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। सिया सुन्नी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे वे बैक, ठीक है। कभी अपन पहले इस बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। बाबर यहाँ पे स्टैब्लिश होगा। अब यहाँ पे कहानी को ट्विस्ट सुनिएगा। बाबर जब यहाँ पे स्टैब्लिश होगा तो बाबर ऑलरेडी उज्बेकिस्तान से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक छोटी सी मैं स्टोरी बताऊंगा बाबर के इंडिया आने के पहले की स्टोरी। बाबर ऑलरेडी जब एम्पायर को कंसोलिडेट करता है तो वो उस एम्पायर को, अफगानिस्तान वाले रीजन को अपने कंट्रोल में लेता है। अपने अफगानिस्तान वाले रीजन को कंट्रोल में लेने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि बाबर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उज्बेक ट्राइब से।
उज़्बेकिस्तान के पीपल्स उन पे बार बार अटैक किया करते थे, बार बार उनके किंगडम में अटैक करके रिसोर्सेज को चुरा लिया करते थे, एंड उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करते थे। ठीक है, लूटपाट करना ये उज़्बेक ट्राइब का काम हुआ करता था। तो बाबर के दिमाग में ये स्टोरी चल रही है कि यार मुझे एक ऐसा पीसफुल एरिया चाहिए, या फिर एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो। क्यों? क्योंकि उन रिसोर्सेज का मैं इस्तेमाल कर सकूं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दैट इज द काबुल एंड द कंधार रीजन, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि मैं यहां से बैठ के मैं इजीली उज़्बेकिस्तान के साथ फाइट कर सकूं। क्योंकि जब मैन एंड मटेरियल की बात आती है, रिसोर्सेज की बात आती है, तभी तो आप लैक करते हो, और उज़्बेकिस्तान के पीपल्स अगर आप पे हावी हो जाएंगे या फिर आपको ओवरटेक कर लेंगे, वो तभी हो पाएगा जब आपके पास रिसोर्सेज या मैन एंड मटेरियल की कमी होगी। तो उस कमी को फुलफिल करने के लिए वो ऑलरेडी एक ऐसा पीसफुल एरिया ढूंढ रहे थे कि यार मुझे कोई एक ऐसा एरिया मिल जाए जहाँ के रिसोर्सेज को मैं यूटिलाइज करके उज़्बेकिस्तान के साथ फाइट कर सकूं, एंड दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द टू पीपल्स, दैट इज सिंध के आमिर एंड हमारे यहाँ के राणा संगा। इन दो पर्सन ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी। राणा संगा परेशान थे इब्राहिम लोदी से, तो राणा संगा ऑलरेडी इनवाइट करने के लिए जाते हैं, और ऑन द सेम टाइम आमिर, मतलब उसके कुछ समय पहले सिंध के आमिर जो रहते हैं वो भी यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए जाते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं बाबर से। क्यों? क्यों? उसका एक एग्जांपल क्या होता है कि जो सिंध के राजा रहते हैं वो सिंध पर्टिकुलर बलूचिस्तान के नीचे वाले एरिया सिंध में रहते थे। उनको प्रॉब्लम्स होती थी राजपूत से, उनके जस्ट बगल से राजपूताना था, उनको वो मारते थे। इधर पे अगर आप चले जाओ तो पर्शिया एम्पायर जो ईरान एम्पायर है वो मारता था। तो सिंध वाले बेचारे परेशान रहते थे, और उनको दोनों तरफ से खतरा महसूस होता था कि भैया एक तरफ से राजपूताना डेंजर है और एक तरफ से ईरान वाले डेंजर है। इन दोनों से बचने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने ऊपर रहने वाले अफगानिस्तान के बाबर से कि सर प्लीज़ आप अगर हमारे इंडिया हमारे सिंध में अगर आप एक एम्बेसी ओपन कर लोगे जो कि आपसे रिप्रेजेंट करती है, तो हमें बहुत सिक्योरिटी होगी, क्योंकि हम पे कोई अटैक नहीं करेगा ये बोल के, क्योंकि हम किसके सबऑर्डिनेट हैं? आमिर के सबऑर्डिनेट्स हैं। ओ सॉरी, किसके? बाबर के सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये बात सुन के बाबर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है अभी उज़्बेकिस्तान की बात को लेके और उज़्बेकिस्तान के साथ। तो वो क्या बोल रहा है? वो कहता है हाँ ठीक है, हम सोचेंगे इस बारे में, पहले हम एक बारे में सोच लें, समझ लें, फिर हम उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि चीज़ें कैसी चल रही है। तो सिंध के राजा बोलते ठीक है सर, एक बार ज़रूर सोचिएगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप जाइए। ये स्टोरीज कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पे राणा संगा आते हैं। राणा संगा वॉज द पर्सन। राणा संगा क्या करते हैं? राणा संगा रियलिटी में राणा संगा मेवाड़ से बिलोंग करते थे। राणा संगा देखो एक चीज़ हमेशा याद कर लो, राजपूत की पूरी हिस्ट्री में बहुत सारे घराने होते हैं। जयपुर का अपना एक घराना रहता है, मेवाड़ का अपना एक घराना, चित्तौड़गढ़ का अपना घराना, रणथंभौर का अपना घराना, बहुत सारे घराने होते हैं। उन सब घरानों में राजपूत को, जैसे राजपूत एज अ कन्फेडरेसी जो रूल करता है, कंट्रोल करके चलता है, वो हमेशा होता है मेवाड़। तो जितने भी पावरफुल पीपल से, पृथ्वीराज चौहान की जन्मभूमि कौन सी है? मेवाड़। वो अलग बात है कि पृथ्वीराज चौहान को जब सौंप दिया गया दिल्ली उनके हाथ पे, और डिवीजन होते हैं और वो दिल्ली में जाके रूल करते हैं, बट उनकी जो जन्मभूमि कर्मभूमि मेवाड़ है, वो हमेशा मेवाड़ से बिलोंग किया करते थे। राणा संगा मेवाड़ के थे, पृथ्वीराज चौहान मेवाड़ के थे, महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे। मेवाड़ वॉज द वन जिसने कभी भी राजपूत का सिर झुकने नहीं दिया। ठीक है, तो वो हमेशा राजपूत के सिर को हमेशा अपलिफ्ट करके रखते थे, और राज मतलब कहना चाहिए कि कभी किसी ने सोवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की मतलब हार गया वो अलग बात है, बट सोवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की, दैट इज द मेवाड़। ठीक है, लाइफ लॉन्ग। महाराणा प्रताप ने भी लड़ाई की, जब तक दम थी लड़ाई की। पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई की, पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर हम बात करते हैं, राणा संगा ने भी लड़ाई की, समहाउ वो हार गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके हम बात करेंगे, और हम ये इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। इन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, बाबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। अब बाबर के दिमाग में क्या आता है कि यार राणा संगा का इनविटेशन, अब राणा संगा ने इनवाइट करते हैं, राणा संगा बोलते हैं यार इब्राहिम लोदी से हम जीत नहीं पा रहे हैं। कौन कौन? ठीक है, तो ना ना ना, यहाँ पे इनने फाइट की थी, इनवाइटेड बाय, ये इनवाइट करने जाते, तो ये कहाँ के रहते? सिंध वाले पर्टिकुलर रीजन से रहेंगे, बाबर के पास जाएंगे, तो ये बाबर के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर पीपल्स हैं ये जाके रिक्वेस्ट करेंगे, राजपुताना के हमारे राणा संगा जाके रिक्वेस्ट करेंगे। तो राणा संगा भी लड़ाई करेंगे। ठीक है, राणा संगा इनके साथ लड़ाई करेंगे, तो राणा संगा जाते हैं अपने लिए फेवर्स मांगने के लिए कि सर हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, बाबर वॉज द लाइक मुझे तो भैया रिसोर्सेज से मतलब है,
राणा संघ ऑफर करता है कि अगर आप हमारी मदद कर देते हैं तो हम पंजाब तक का एरिया आपको सीड कर देंगे, ठीक है, पंजाब तक का एरिया आप ले लीजिएगा और हम आपके साथ ट्रीटी कर लेंगे। अब राणा संघ के दिमाग में ये था कि इन दोनों को आपस में लड़ने दो, हाँ जो हारेगा, अगर मान लो सपोज के इब्राहिम लोदी हारा, तो वो इतना कैपेबल नहीं हो पाएगा कि हमसे जीत पाए, हम अटैक कर देंगे, और अगर बाबर जीता तो बाबर तो अपना दोस्त है। तो उसके दिमाग में डुअल पॉलिटिक्स चल रही है, ना दोस्ती करनी ना दुश्मनी, और मलाई भी खानी है। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि बाबर ने उसकी बात नहीं मानी, बाबर को उसने रियलिटी में बिट्रायल किया। जब बाबर यहाँ पे वॉर करने के लिए आते हैं, बाबर कहते हैं हाँ ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि उनको पंजाब बना है 5 रिवर्स के क्या बोलते हैं कंसोलिडेशंस पे, ठीक है। तो उनके कंसोलिडेशंस के ऊपर जब वो बना है, 5 रिवर के ऊपर बना है, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। ये एरिया अगर बाबर को मिल जाएगा तो बाबर तो बहुत खुश, बाबर वाज लाइक हाँ ठीक है देख लेंगे। बट बाबर के दिमाग में ये नहीं था कि हम फाइट करने के लिए जा रहे हैं इब्राहिम लोदी से और हमको राणा संगा बिट्रायल कर देगा। उसके दिमाग में यही था ना कि हाँ भैया ठीक है, राणा संगा ने बोला है कि हम साथ देंगे, तो राणा संगा हमारा साथ देगा। तो अब यहाँ पे बाबर यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आते हैं, बट राणा संगा ने उनका साथ नहीं दिया। अब बाबर ढूंढ रहा है यार, राणा संगा कहाँ गया, राणा संगा मदद करेगा हमारी, कहाँ है राणा संगा, राणा संगा का दूर दूर तक निशान नहीं, क्योंकि वो तो प्लानिंग का हिस्सा था ही नहीं ना। राणा संगा ने क्या बोला था, तुम लड़ोगे, रियलिटी में राणा संगा ने क्लियर नहीं किया था। राणा संगा ने बोला था हाँ सर मदद कर देंगे, अब मदद के लिए वो आया नहीं तो उसने बेट्रायल कर दिया। अब लेकिन राणा संगा को ये नहीं पता था कि वो लड़ाई जीतने के बाद उनसे दोस्ती नहीं उनसे दुश्मनी करेगा। एंड दैट वाज अ मूवमेंट जब हमारे यहाँ 1526 पे बैटल ऑफ पानीपत होती, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उस पानीपत की बैटल पे बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है। अब इस वॉर को अपन कल काफ़ी डिटेल्स में कवर अप करेंगे, थोड़ा कुछ चीज़ें सस्पेंस के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तो somehow we gonna completed all the things by the tomorrow and let's started the session again with the PSC पंचायत। प्लीज़ आप हमारे साथ मोस्ट वेलकम है, कल आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस चीज़ों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।